अच्छा जी, लेक्चर 109 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी सेल्स टेक्स में एक दो चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं यार। सेल्स टेक्स में एक लफ्ज आता है सप्लायर। तो जब कभी सप्लायर का लफ्ज आए ना, तो आपने समझना है कि हम होंडा का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और बात हो रही है जनरल टायर की। यानी आपके जहन में ना परचेजेस आनी चाहिए, सेल चीजें सेल नहीं आनी चाहिए। तो जब भी आ जाए ना, वी बॉट गुड्स फ्रॉम सप्लायर एंड ऑल दिस, तो हमारे जहन में परचेजेस आनी चाहिए। सप्लायर के लफ्ज सुन के क्या हमारे जहन में आनी चाहिए? परचेज और परचेज रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न। हमने समझना है हम होंडा का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और बात हो रही है जनरल टायर की। और अगर कभी पेपर में कस्टमर का लफ्ज आए, आपने अगेन समझना है हम होंडा का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और बात हो रही है सरासिफ की, जो कि एक एंड कंज्यूमर हैं, डॉलेंस की, या मिसाल के तौर पे किसी बुरे बच्चे को हमने सेल कर दी उसकी। तो अब हमारे जहन में आना चाहिए मोहतरम सेल या सेल रिटर्न। क्लियर हो गई ये बात? जब कभी सप्लायर का लफ्ज पेपर में आएगा तो हमारे जहन में आना चाहिए कि हम होंडा का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और जनरल टायर से परचेज या परचेज रिटर्न कर रहे हैं। जब कभी पेपर में सवाल आए कस्टमर का, तो हमारे जहन में आना चाहिए हम होंडा का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और हम कस्टमर हैं, हमारे सरासिफ डॉलेंस या बुरे बच्चे को हम चीजें बेच रहे हैं। क्लियर होगी ये बात? आगे चलूं? यस सर। ओके, शुक्रिया भाई। माइक ना ऑन करो यार प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो बच्चे ना न्यूमेरिकल्स में मिस कर रहे थे, सप्लायर कस्टमर को मिक्स कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट। अगला जी, एक हमारे सेल्स टेक्स के न्यूमेरिकल में होती है वर्किंग वन इनपुट, और एक हमारे सेल्स टेक्स के न्यूमेरिकल में होती है वर्किंग थ्री, दैट इज सेल। अच्छा, पहले एक डिस्कशन में अगर आपसे कर लूं, आपने जाके बाजार से आइसक्रीम का डब्बा खरीदा। अब जी आइसक्रीम का डब्बा था 200 रुपए का, इस पे सेल्स टैक्स बनता था 34 रुपए। आपने अपनी जेब से दिए 234। इस 200 को कहते हैं एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, इस 34 को कहते हैं टैक्स, और इस 234 को कहते हैं इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अब मोहतरम सवाल ये राइज होगा कि अगर मैं रुपीज में ना बात करूं आपसे, बल्कि मैं आपसे बात करूं जी परसेंटेज में, तो ये फिगर 100 पे पड़ी हुई है, ये 17 पे पड़ी हुई है और ये 117 पे पड़ी हुई है। अब ये सवाल हमारे जहन में आएगा कि वर्किंग वन में चीजें किस पे जानी है और वर्किंग थ्री में। ये भी आज लिख लें, वर्किंग वन में चीजें 17% पे जाती हैं और वर्किंग थ्री में चीजें 100 पे जाती हैं, यानी सेल पूरी जाती है ना। तो अक्सर आपको पता होगा सवालों में लिखा होता है सेल टू कस्टमर, तो जितनी सेल गिवन होती है नीचे नोट दिया होता है दीज सेल्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। याद आ रहा होगा, दीज सेल्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, इसका मतलब है वो 100 पे पड़ी हुई है। और अगर कोई परचेज की फिगर दे देता है, तो परचेज पे अगर हमें लगता है कि परचेज पे 17 नहीं लगा हुआ, कई दफा तो लिखा होता है कि टैक्स पेड ऑन परचेज, वो तो ऑलरेडी 17 होता है। लेकिन कई दफा जो है वो सवाल में लिखा होता है परचेज इज ₹100, और नीचे लिखा होता है दीज आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, तो हम परचेज पकड़ते हैं उस पर 17 लगा देते हैं। तो वर्किंग वन में बताएं हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सारी फिगर्स किस पे जाएं? 17 में। और वर्किंग थ्री में सारी फिगर्स किस पे जाएं? 100 पे। अब मैं आपको जो है वो एक सवाल दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे जी, ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। ये कोई न्यूमेरिकल है, पास पेपर का क्वेश्चन 18। इसमें अब ये देखें, ये सारी मेरी सेल है। इधर वर्किंग का रेफरेंस जरा और दिया हुआ है, मैं कोई ऐसा सवाल खोल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन 19 का सोल्यूशन खोला है मैंने पेज 560 पे। वर्किंग थ्री, सेल, टैक्सेबल सेल, सेल टू अनरजिस्टर्ड, सेल टू अदर्स। अब ये सारी फिगर्स किस पे पड़ी होंगी बोले वर्किंग थ्री में? ये सारी फिगर्स किस पे पड़ी होंगी? 100 पर, यानी एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स ये फिगर्स पड़ी हैं। और परचेज की फिगर्स 100 पर पड़ी हुई थी, हमने 17% लगा के यहां आउटर कॉलम में 17% पे लाए। तो ये सारी फिगर्स इनपुट वाली बोलें किस पे पड़ी होंगी? 17 पे। तो बस ये जरा ध्यान रखना है
वर्किंग 3 में सारी फिगर्स 100 पे पड़ी होती हैं, और वर्किंग 1 में सारी फिगर्स 17 पे पड़ी होती हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता हमें कभी कह दे कि इनपुट पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो बी रिलैक्स, कोई मसला नहीं, बस इनपुट पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज आ गया है, इट इज ऑलरेडी 17। अब आपने वो फिगर एज इट इज लिख देनी है यहां पे। और अगर सवाल के अंदर ये लिखा हो ऑल ऑफ द अबव फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, सारी फिगर्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स हैं, तो फिर सवाल में सेल हो या परचेज हो, सारी किस पे पड़ी होगी? 100 पे पड़ी होगी, अनलेस कि किसी एडजस्टमेंट के साथ लिखा हुआ आ जाए इट इज इनपुट टैक्स या इट इज टैक्स पेड। तो बस ये जरा ध्यान में रखिएगा, वर्किंग 1 में सारी फिगर्स जो है वो 17 पे जाती हैं, और वर्किंग 3 में सारी फिगर्स 100 पे जाती हैं। अब कभी पेपर में ये 200 रुपए की आइसक्रीम है, 34 रुपए मैंने टैक्स पे किया, 234 रुपए। अब अगर कभी पेपर में लिखते किसी फिगर के साथ कि इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इसमें टैक्स पड़ा हुआ है, अब आपने अगर इसका 17% निकालना है, कैसे निकालेंगे? इसमें टैक्स पड़ा हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे 117 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, दैट विल गिव यू द टैक्स। तो इस तरह आपका 17% डायरेक्ट निकल सकता है। क्लियर? चलो जी आगे। ओके, शुक्रिया शादाब। नेक्स्ट जी, अगली एक छोटी सी बात ये है जी कि इनिशियल अलाउंस आपको पता है हमारा दो चीजों पे निकलता है, एक प्लांट पे और दूसरा कंप्यूटर पे। इनमें ना अपोर्शनमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अपोर्शनमेंट। ये मैं आगे नोट्स में लिख दूंगा, फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज। यानी अगर कंप्यूटर मैं खरीदूं 100 रुपए का, कंप्यूटर मैं खरीदूं 100 रुपए का, अब 100 रुपए का कंप्यूटर खरीद के, फर्ज करें कंप्यूटर मैंने खरीदा 100 रुपए का, अब 100 रुपए का कंप्यूटर खरीद के मैं जब मुझे वो बता रहा है कि जी 70% कंप्यूटर यूज हो रहा है बिजनेस में, तो जब मैं इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करूंगा ना, तो इनिशियल अलाउंस में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 70-30। आप बस बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15% डेप्रिसिएशन का रेट है, और इनिशियल अलाउंस का रेट है 25%। ये आप 25 लगा देंगे, ये आ जाएगा 75। तो इनिशियल अलाउंस में सिर्फ आपने रेट लगाना है, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अपोर्शनमेंट, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अपोर्शनमेंट कि कितना बिजनेस में यूज हो रहा है, कितना घर में यूज हो रहा है। अच्छा जी आगे। नेक्स्ट जी, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, देन आई एग्री विद यू। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15, तो कंप्यूटर के लिए हमने 30% लगा दिया। जो भी डेप्रिसिएशन आएगी अब ये अलाउड नहीं होगी, इसके ऊपर ऑब्वियसली आपको पता है हम आगे दो कॉलम डालते थे, कितना जो है वो बिजनेस में यूज हो रहा है और कितना पर्सनल यूज हो रहा है। अब जो भी जवाब आएगा 75 × 30%, इस जवाब को हम मल्टीप्लाई करेंगे 70% से, ताकि बिजनेस यूज की डेप्रिसिएशन निकल आए। तो इनिशियल अलाउंस में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस यूज एंड पर्सनल यूज, पूरा इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत होगी। यानी इनिशियल अलाउंस पूरा माइनस करेंगे, पर्सनल वाले को इग्नोर कर देंगे, इनिशियल अलाउंस पूरा माइनस करने की इजाजत है। लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो पोर्शन करेंगे कितनी बिजनेस में यूज हो रही है और कितनी पर्सनल यूज हो रही है। क्लियर? चलें, शुक्रिया भाई, आगे चलते हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट जी, यार ये एओपी ना पार्टनर्स मिलके प्रॉपर्टी इनकम कमाते हैं। अब एक सवाल अराइज होता है, कुछ पार्टनर्स मिलके प्रॉपर्टी इनकम कमा रहे हैं, तो क्या पार्टनर्स के हाथों में अलग अलग टैक्सेबल हो वो जो प्रॉपर्टी इनकम है, या उन दोनों को जमा करके एक ही दफा टेबल में जाके रेट देखें? ये जरा मुझे बताएं, अलग अलग टैक्सेबल हो दोनों पार्टनर्स के हाथों में, या एक ही दफा रेट लगाएं? चलें, कोई नहीं बोल रहा, हम आगे चलते हैं। जी, एक तो बात है शेयर्स डेफिनेट एंड असर्टेनेबल हैं या नहीं। अच्छा, अब आप हजरात अगर तशरीफ ले आए किताब के पेज नंबर, ये कौन सा पेज है, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स? ये जरा मुझे पेज बताइएगा कोई, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स, सेक्शन 66। कोई दो लोग पेज बता दें।
पेज 210। यार ये पेज 210 पर देखें, बल्कि पेज 211 पे आके हमने एक सवाल किया था। हाँ, 210 पे ही है। ये देख ले, 210 पे ही है ना, कासिम एंड तलहा। अच्छा, चलो जहां भी है यार, ये क्वेश्चन ढूंढ लो। कासिम एंड तलहा, कासिम एंड तलहा एक घर ओन कर रहे हैं। कासिम का उसमें 75% शेयर है, बाकी तलहा का है। अब हमने जब सोल्यूशन किया था तो कासिम और तलहा सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे थे। हाँ, साथ एम्यूनिटीज यूटिलिटीज भी किराए पे दी हुई थी, तो सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहे थे। तो हमने ना इनके शेयर अलग अलग किए थे। ये देख लें, जब हमने इनकम ऑफ प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना शुरू की थी, तो इनकम ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर हमने कासिम का शेयर अलग निकाला था और उसका शेयर अलग निकाला था। जैसे कि ये देखें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये कासिम का शेयर था और ये तलहा का शेयर था। फिर ये जो इनके अलग अलग शेयर निकाले थे, इनको हम लेके गए थे यहां, यानी इनके हाथों में अलग अलग टैक्सेबल है। तो अब जरा रूल सुने। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रही है एओपी और लोगों के शेयर्स डेफिनेट एंड एसेटेनेबल हैं, तो इसलिए उन्हीं के हाथों में अलग अलग जाके टैक्सेबल होंगे और वो दोनों अलग अलग स्लैब रेट देखेंगे। बट अगर आप एक और सवाल देखें, दैट इज इन एओपी का चैप्टर। एओपी के चैप्टर में एक सवाल हमने किया था, सुहेल खालिदिन काजी वाला। ये जो सुहेल खालिदिन काजी वाला सवाल था, इसके अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये दो काम कर रहा था। सुहेल खालिदिन काजी वाला सवाल है जी, पेज नंबर 254 पे। ये दो काम कर रहा था। नंबर वन, एक तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे थे, ट्रेडिंग ऑफ राइस एंड व्हीट से। और दूसरा यार, ये कमा रहे थे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये जी, रेंटल इनकम। अब उधर भी पिछले सवाल में तलहा और कासिम इनकम प्रॉपर्टी कमा रहे थे, इधर भी ये इनकम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं। लेकिन ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कमा रहे हैं। तो मोहतरम, आज एक धमाका बात सुने। अगर पार्टनर्स बिजनेस इनकम भी कमा रहे हो प्रॉपर्टी इनकम के साथ, तो ऐसी सूरत में बिजनेस इनकम और प्रॉपर्टी इनकम जब दोनों कमा रहे होंगे, तो प्रॉपर्टी इनकम के केस में हम उनके हाथों में इनकम को नहीं डालेंगे, बल्कि हम उनके हाथों में इनकम डालने की बजाय एओपी की ही इनकम इसको ट्रीट करेंगे। जब वो क्या कमा रहे हो, प्रॉपर्टी के साथ इनकम फ्रॉम बिजनेस। जब पार्टनर्स क्या कमा रहे हो, प्रॉपर्टी के साथ इनकम फ्रॉम बिजनेस। हाँ, प्रॉपर्टी के साथ और कोई अगर इनकम कमा रहे हैं तो फिर आप पोर्शन कर दीजिएगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी के साथ इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं तो पार्टनर्स के हाथों में पोर्शन करने की जरूरत नहीं। इसलिए शायद हमने सोहेल खालिदिन काजी के सवाल में ये जो प्रॉपर्टी इनकम आई थी, इस प्रॉपर्टी इनकम को सोहेल खालिद काजी वाले न्यूमेरिकल में डाला था, ना कि अलग अलग सोहेल खालिद के न्यूमेरिकल में डाला था। और यहां पर डाल के इसमें हमने एक ही दफा कंबाइंड रेट लगाया था। अब इस कॉन्सेप्ट की वो भी देख लें। भाई शेयर ऑफ ईच पता है फिर भी, साइम अगर शेयर ऑफ ईच पार्टनर पता है फिर भी यहां पर आपने उनको इसी तरह करना है। जब भी एओपी कमा लेगी, क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अलोंग विद इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो ये कहानी बनेगी। अच्छा, अब समरी क्या बनी। एओपी अर्न कर रही है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अर्न, बल्कि इस तरह कर लें, एओपी अर्न कर रही है इनकम फ्रॉम बिजनेस। नो, एओपी इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न नहीं कर रही, रादर ओनली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो बिजनेस कमा नहीं रही, सिर्फ इनकम प्रॉपर्टी कमा रही है। ये वो कासिम और तलहा वाला न्यूमेरिकल। फिर हम इनके ओन हैंड्स के अंदर लेके जाएंगे। ऑब्वियसली अगर शेयर डेफिनेट एंड सस्टेनेबल है तो इनके ओन हैंड्स में इनको लेके जाएंगे। एओपी अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस, यस, रादर
ओनली इनकम, एओपी अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस, यस, एंड ऑल्सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और इनकम हम प्रॉपर्टी भी कमा रही है। जैसे कि हमने सुहेल, खालिद और काजी वाले न्यूमेरिकल में देखा कि ये बिजनेस इनकम भी कमा रही है और प्रॉपर्टी इनकम भी कमा रही है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम ओन हैंड्स में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि इसको एओपी की इनकम मानेंगे। क्लियर? नोट कर लेंगे। अगर एओपी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं कमा रही, सिर्फ इनकम हम प्रॉपर्टी कमा रही है, तो ऐसी सूरत में कासिम एंड तलहा की तरह न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अगर एओपी इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कमा रही है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कमा रही है, तो ऐसी सूरत में एओपी की इनकम बनेगी, ना के अलग अलग पार्टनर्स की। अब हम इकट्ठे सारी फिगर्स को इनकम में डालेंगे। जल्दी करें नोट। ठीक है जी, नोट कर लिया आप हजरात ने। अब हमारी आखिरी मीटिंग रख लें यार, बड़े क्रिटिकल टाइम पे, 27 फरवरी को इंशाल्लाह 11:45 पे। डन जी, ओके। अब आपको ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, उस दिन भी 5-10 मिनट जरूरत पड़ी तंग करेंगे, हो सकता है मैं मैसेज लिख के भेज दूं यार, कोई मसला ही नहीं, बस रिलैक्स करें। ठीक है जी, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अम, भाई इधर तो नहीं है। अच्छा, इसको कर लो यार, इसको कर लो यार, चेंज कर लो। 3 PM पे कर लो यार, 27 फरवरी 3 PM। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैं